नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी आर चौधरी। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के संगीत से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेंगे। संगीत में वैसे बड़ा टॉपिक है संगीत, लेकिन हम आज बात करने वाले छोटी सी क्लास में शास्त्रीय संगीत। राजस्थान के संगीत में हमने बहुत सारे गीतों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चिरमी कहाँ गाया जाता है, ये कमेंट करके बताना मुझे। एक सवाल सबसे पहले ही पूछ लेता हूँ, आपने वो पोर्शन तो पढ़ा होगा, लोकगीतों वाला पोर्शन तो पढ़ा। शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे। सवाल मेरा पहला है कि लोकगीत आपने पढ़े हैं, तो चिरमी जो गीत है, लोकगीत जो है वो किस क्षेत्र का लोकगीत है, ये आपका सवाल है आज का। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के लोकगीत जो शीटने हैं वो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपने राजस्थान के शास्त्रीय संगीत से संबंधित पोर्शन को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा अजीब तरह का टॉपिक है, लेकिन भाई कंपटीशन में पास होना है तो अब अजीब तरह का हो चाहे कैसा भी हो, हमें पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास में हम दो बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। एक ध्रुपद गायकी है, उसकी हम चर्चा करेंगे, और एक राजस्थान के जो संगीत घराने हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ध्रुपद गायकी और जो शास्त्रीय घराने हैं राजस्थान के, वो किस प्रकार हमें कंपटीशन के हिसाब से सवाल बनते हैं और वहां से किस प्रकार कंपटीशन में अपने को पास होना है। पहली बात देखो, ध्रुपद गायकी जो थी, ध्यान देना थोड़ा सा। ध्रुपद गायकी का मतलब ध्रुव तारे से धार्मिक प्रकार की कविताएं पाठ होता था। ध्रुपद गायकी में धार्मिक प्रकार के कविताओं का पाठ होता था, बड़े जोर जोर से बोलते थे। आपने तानसेन का नाम सुना होगा, आपने बीजू बावरा का नाम सुना होगा, तो ये ध्रुपद गायकी से जुड़े हुए थे। तो ध्रुपद गायकी के बारे में शुरुआत से हम पढ़ते हैं, ध्रुपद गायकी क्या है। और मैं एक और बता रहा हूं कि जोर जोर से बोलते थे, ताकत बहुत चाहिए थी ध्रुपद गायकी में, अलग अलग राग रागनियां होती थी ध्रुपद गायकी की, इसलिए ज्यादातर इसमें ध्रुपद गायकी में पुरुष भाग लेते थे, महिलाएं बहुत कम थी। राजस्थान की एक चर्चा करेंगे, एक महिला है जैसा सवाल आया हुआ है। तो ध्रुपद गायकी में पुरुष ज्यादा होते थे। तो पहले हम राजस्थान के संगीत में ध्रुपद गायन शैली की हम बात करें, तो ध्रुपद गायन शैली की बात करें तो ध्रुपद गायन शैली जो है, मैंने कहा ये धार्मिक कविताओं का पाठ होता था, ध्रुव तारे से बनी हुई है, पुरुष से ज्यादा जोर। तो इसका प्रारंभ हुआ था मानसिंह तोमर, एक शासक थे ग्वालियर के, और उस मानसिंह तोमर के एक संगीतज्ञ था जिनका नाम था बेजू बावरा। तो यहां से मानसिंह तोमर के शासनकाल में बेजू बावरा ने ध्रुपद गायन शैली प्रारंभ की थी। लेकिन अपने को तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, तो देखो ध्रुपद गायन की अलग अलग शैलियां होती है, अलग अलग प्रकार के ध्रुपद गायन का तरीका होता है, उनको शैलियां बोलते हैं। और मुख्यतः 4 ध्रुपद गायन की शैलियां। पहली जो ध्रुपद गायन की शैली है उसको वाणी बोलते हैं, शैली को जो है वो वाणी है। तो गोहर हारी वाणी, देखो ये एक ध्रुपद गायन की वाणी है, शैली है, गोहर हारी वाणी। देखो नाम से अभी है, आप याद करना, गोहर हारी वाणी जो है ध्रुपद गायन की शैली वो ग्वालियर की है, और ग्वालियर में एक महान संगीतज्ञ हुए थे तानसेन, उनके द्वारा गोहर हारी वाणी के प्रवर्तक थे। ये इस शैली के आविष्कार करता थे, मान सकते हो आप। याद कैसे करें, गोहर हारी वाणी, देखो ध्यान रखना, गोहर का मतलब होता है मोती, लाल, हीरा, पन्ना, इनको बोलते हैं गोहर। हारी का मतलब हरण करना। तो जो ऐसी वाणी जो राजाओं के गले से हीरे, मोती, पन्ना जो है वो हर लेती थी, तो इसी के नाम से हुई गोहर हारी वाणी। और इसके ग्वालियर से संबंधित है, तानसेन इसके प्रवर्तक थे। नाम याद है, गोहर हारी मतलब राजाओं के गले से मोतियों की माला छीनने वाली। राजा खुश हो जाते थे कि क्या बात है तानसेन जी, आपने तो मजा आवा दिया। गोहर हारी वाणी के प्रवर्तक थे तानसेन। क्लियर। दूसरी है डागुर वाणी। डागुर वाणी जो है वो जयपुर से संबंधित है, और इसके प्रवर्तक थे ब्रजनंद डागर। कैसे याद करें भाई, अपने को तो याद करना है। तो देखो डागुर जाटू में एक गोत्र होती है डागुर, और जाटू का राज्य रहा था भरतपुर, धौलपुर में, ब्रज के आसपास में। तो डागुर वाणी जो है वो ब्रजनंद डागर इसके प्रवर्तक थे। याद जगह डागुर जाटू की एक गोत्र थी, और भरतपुर धौलपुर से उसको ब्रज क्षेत्र माना जाता है। तो डागुर वाणी के जो प्रवर्तक थे वो ब्रजनंद डागर थे। एक और वाणी है खंडार वाणी। खंडार एक जगह राजस्थान में जो आपकी टोंक में पड़ती है, उनियारा के आसपास एक खंडार रियासत हुआ करती थी, पुराने जमाने में छोटी सी रियासत थी। वहां खंडार वाणी चलती थी, और इसके प्रवर्तक जो थे वो समोखन सिंह थे, वहां के सामंत थे, वो वहां के शासक थे समोखन सिंह। तो समोखन सिंह जो थे वो खंडार वाणी के प्रवर्तक थे।
एक और है नौहर वाणी। वैसे तो नौहर बहादुर हनुमानगढ़ में है, लेकिन नौहर वाणी है वो जयपुर से संबंधित है। और इसके जो प्रवर्तक थे नौहर वाणी के, वो थे श्रीचंद नौहर। अब कैसे याद करें, देखो नौहर हनुमानगढ़ है और ये है वैसे जयपुर की, तो जयपुर से गंगानगर, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाली बस पकड़नी है तब नौहर आता है। तो श्री गंगानगर से आपको याद रखना श्रीचंद नौहर। तो 4 मैंने बताई। पहली जो है गोहर हारी वाणी, इसके प्रवर्तक थे तानसेन। दूसरा है डागुर वाणी या डागर वाणी। डागर एक शैली भी है, घराना भी। तो डागुर वाणी के जो प्रवर्तक थे वो थे ब्रजनंद डागर। तीसरे थे खंडार वाणी, इसके खंडार आपके होने जरा टोंक वाला है, समोकंसिक थे। और चौथी जो थी नौहर वाणी, ये श्रीचंद थे, श्रीचंद नौहर। ये इसके ध्रुपद गायन की 4 शैलियां। एक और याद रखना, देखो राजस्थान में मैंने कहा कि ध्रुपद गायन जो शैली है वो पुरुषों के द्वारा है, लेकिन एकमात्र राजस्थान की एकमात्र महिला है मधुबट तेलंग जो ध्रुपद गायन से जुड़ी हुई। सवाल आया हुआ है, नाम क्या? मधुबट तेलंग। अब देखो ये तो हुई ध्रुपद गायन की शैलियां। अब देखो हम पढ़ेंगे राजस्थान के घराने, संगीत के घराने। अब घराने क्या होते हैं भाई? घराने तो बड़े बड़े शब्द बड़ा इज्जत से लिया था, इस घराने का है बड़ा इज्जत वाला। लेकिन राजस्थान में संगीत में कुछ गुरु और कुछ शिष्य परंपरा रही, उन्होंने गायन की एक अलग प्रकार की शैली विकसित की। तो उस गुरु के नाम से, उस क्षेत्र के नाम से एक घराना बन गया और वो एक शिष्य परंपरा आगे चलती रही, उसी को बोलते हैं घराना। गुरु जी हो गए, गुरु के शिष्य ने उनको सिखाया, शिष्य ने उस शिष्य को सिखाया। तो ये एक अलग तरीका जो हुआ उस गुरु और उसके शिष्यों की, तो उसी को बोलते हैं घराना। तो राजस्थान के प्रमुख संगीत घरानों की बात करें, बड़ा रट्टा मारने वाला है, याद रखना, लिख लेना, खोपड़ी में घुमा लेना। आजकल पेपर बड़े अजीब अजीब आ रहे हैं। तो पहली बात करते हैं जयपुर घराना। जयपुर घराना जो है जयपुर से संबंधित है और इसके जो प्रवर्तक थे मनरंग भूपंग थे। मनरंग खां कह दो या भूपत खां कह दो, उपनाम है। जयपुर घराने के प्रवर्तक थे मनरंग या भूपत खां। अब मनरंग याद कैसे रखे? तो जयपुर का एक अलग ही रंग है, गुलाबी रंग रंगा हुआ है, तो उसका नाम याद रखना है। जयपुर का जो प्रवर्तक थे वो मनरंग थे, रंग से जुड़ा हुआ है। इसमें अन्य जो व्यक्तियों की बात करें, शिष्यों की बात करें, तो एक का नाम है मोहम्मद अली, जिसको कोठीवाड़ा भी कहते हैं। घराना है, घर है तो कोठी भी है, तो मोहम्मद अली कोठीवाड़ा याद रहे, ठीक है। एक मोगूबाई है, एक केसरबाई है, एक मंजी खां है, एक बुर्जी खां। इतने याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो मोहम्मद अली कोठीवाड़े का संबंध किस संगीत घराने से? उत्तर आएगा जयपुर घराना। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? उत्तर आएगा मनरंग या भूपत खां, ठीक है, पहला घराना। दूसरे घराने की हम बात करें तो दूसरा घराना है पटियाला घराना। देखो पटियाला घराना जयपुर घराने के उपशाखा है, पटियाला घराना और अंतरौली घराना, दो जयपुर की उपशाखाएं हैं। तो पटियाला वैसे तो पटियाला से संबंधित है, पटियाला बन जा पड़ता, लेकिन ये है जयपुर घराने की उपशाखा है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं पटियाला घराना। तो पटियाला घराना जो है इसके प्रवर्तक 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था फतेह अली और एक का नाम था अली बख्श। याद रखो, देखो फतेह अली और अली से वापस अली बख्श। पटियाला में फतेह करने गए थे ये, ऐसे है नहीं इतिहास में, याद करने के लिए बता रहा हूं। पटियाला घराना को फतेह करने के लिए फतेह अली और अली बख्श इसके प्रवर्तक थे। गुलाम अली भी इसी पटियाला घराने से है, पाकिस्तान के एक बड़े शानदार गायक थे। गुलाम अली की बड़ी कैसेट व्यक्ति थी, गुलाम अली पाकिस्तान के थे ये। तो ये किस घराने से है? आपके पटियाला घराना, और पटियाला घराना किसका उपशाखा है? जयपुर का। ये जो फतेह अली और अली बख्श जो थे, फतेह अली और अली बख्श जो थे, इसको टोंक के एक नवाब हुआ करते थे इब्राहिम, तो इनको एक बड़ी उपाधि दी थी, इसके संगीत से बड़ी प्रसन्न होकर उपाधि दी थी, कर्नल जनरल की उपाधि, जनरल कर्नल की उपाधि दी थी इनको, कि कर्नल और जनरल है संगीत के। जैसे आर्मी में होते हैं ना कर्नल जनरल, वैसे ही कर्नल और जनरल है ये संगीत में पटियाला घराना से। अब आया डागर घराना, जो सहारनपुर का है वैसे तो, लेकिन राजस्थान से संबंधित है, और इसका उत्तर आएगा बहराम खान डागर इसके प्रवर्तक थे। देखो डागूर की बात आए तो ब्रजनंद, ध्रुपद शैली में आपको याद होगा ब्रजनंद डागर, और डागर घराने की बात मैं करूं तो उसके प्रवर्तक थे बहराम खान डागर, नाम से डागर घराना, बहराम खान डागर। नेक्स्ट हम बात करें तो मेवाती घराना, बड़ा मौज मेवाती घराना। मेवाती घराना
मेवात के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसके नाम थे घग्गे नजीर खां। ये प्रवर्तक थे, याद रखना घग्गे नजीर खां, याद रखना 50 बार बोलना मेवाती घराना घग्गे नजीर खां। पंडित जसराज मेवाती घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। पंडित मणिराम मोतीराम ज्योतिराम, मणिराम मोतीराम ज्योतिराम, लेकिन पंडित जसराज इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से? मेवाती घराने से। प्रवर्तक कौन थे? घग्गे नजीर खां, मेवाती घराने के। नेक्स्ट सेनिया घराना। सेनिया घराना, सेनिया सूरत सेन, ये तानसेन के बेटे थे, तानसेन के बेटे थे सूरत सेन। उन्होंने सेनिया घराना बनाया और इसके एक और व्यक्ति थे इसी से जुड़े हुए, अमृत सेन। तो तानसेन के बेटे सूरत सेन ने सेनिया घराना बनाया था, प्रवर्तक थे ये। एक है अंतरोली घराना, मैंने अभी कहा जयपुर घराने के उपशाखा थी अंतरोली घराने। तो अंतरोली घराने के प्रवर्तक थे साहब खां और अलादिया खां। वैसे साहब खां याद रख लेना, अलादिया खां याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, ये प्रवर्तक तो साहब खां को माना जाता है। देखो याद कैसे रहे, अतरौली घराना, अतरौली घराना जो है, अतरौली राजस्थान बोलते हैं अतरौली, अतरौली मतलब अलग रहो, दूर रहो, अतरौली मतलब दूर रहो। कौन आ रहे हैं? साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, लोगों को दूर करते हैं ना। तो अतरौली घराने से याद रखना है साहब का। और इसके एक और व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था मानतोल खां। अब यार साहब आएंगे तो तोल तो मान देकर करना पड़ेगा ना, तो मानतोल खां, इस मानतोल खां को रोलाने वाला फकीर भी कहते हैं, इतने शानदार गायन शैली है कि आंखों में आंसू आ जाए। तो मानतोल खां, मानतोल खां और साहिब खां का संबंध किससे है? अतरौली घराने से संबंधित है। एक और व्यक्ति इनसे जुड़ा अलादिया खां है। तो अलादिया को संगीत सम्राट भी कहा जाता है, अतरौली घराने के माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है अलादिया खां। अलादिया भाई याद रख लो, अलादिया खां, इन्होंने दिया जला दिया और ये माउंट एवरेस्ट है, संगीत सम्राट भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट जो है वो रंगीला घराना है, जोधपुर से संबंधित है रंगीला घराना और इसके प्रवर्तक थे रमजान खां। याद रखना रमजान रंगीला, रमजान का महीना जो है बड़ा पवित्र महीना होता है। रंगीला, रमजान खां रंगीला घराना जोधपुर से संबंधित है। एक है बीनकार घराना, बीकानेर मत पढ़ लेना, बीनकार घराना, ये भी जयपुर का ही है बीनकार घराना, और इसमें रज्जब खां बीनकार थे। देखो बीनकार को याद कैसे रखें? बीन का मतलब दूल्हे को बोला जाता है, यहाँ राजस्थान में बीन किसको बोला जाता है? दूल्हे को। तो बीनकार घराना आपने सुना होगा, सुंदरदास जी के चेले थे रज्जब खां, वो हमेशा जिंदगी भर दूल्हे के भेष में रहे थे। तो बीनकार घराना जो था वो रज्जब खां बीनकार से संबंधित है, प्रवर्तक ये थे बीनकार घराने के। और लास्ट में जयपुर कथक घराना की बात करें तो भानुजी, बहुत बार सवाल आया है जयपुर कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे? भानुजी। बीनकार घराना का कौन था? रज्जब खां बीनकार। रंगीला घराना रमजान रंगीला, याद रखना। एक है किराना घराना, किराना घराना के प्रवर्तक थे बंदी अली खां। बंदे अली खां जो थे वो किराना घराना से संबंधित थे, प्रवर्तक थे। इसके साथ साथ भीमसेन जोशी, याद रखना भीमसेन जोशी, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई, उस्ताद रज्जब अली, ये किराना घराने से संबंधित है। प्रवर्तक कैसे याद करें? प्रवर्तक मैं याद करवा देता हूं कि आप यार किराना में गए, किराना लाने गए आप, तो नोट बंदे लेके गए। बंदे जानते हो ना, 500 1000 2000 को बोलते थे बंदे। तो बंदे यदि बंदा लेके जाओगे तो आपको छुट्टे करवाने पड़ेंगे। वहां छोटी चीज लोगे तो किराने की दुकान से छोटी चीज लोगे तो आपको बंदे है जो है उसको छुट्टे कराने पड़ेंगे। तो किराना घराना जो है वो बंदे अली खां से संबंधित घराना प्रवर्तक थे। और भीमसेन जोशी इसके मोस्ट, भीमसेन जोशी याद रखना, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, किराने की दुकान पर भीमसेन जोशी, मोटी सी आकार का व्यक्ति बैठा है किराने की दुकान पर, उससे बंदे करवाए, खुले करवाए, छुट्टे करवाए। एक है अलादिया खां घराना है, इसके संस्थापक थे अलादिया और किशोरी अमोनकर, पद्मश्री मिला था इनको, किशोरी अमोनकर इसके अन्य व्यक्ति थे जो इससे जुड़े हुए थे। छोटी सी क्लास में मैंने कहा राजस्थान के संगीत घराने और ध्रुपद गायन शैली से संबंधित हमने चर्चाएं की। आशा है इसमें से कोई एक सवाल आए तो दोस्तों के सबके सही हो। पेपर थोड़ा सा आजकल देखना, पेपर इनमें से पुराने पेपरों में से सारे सवाल इसी में से आए हुए, इतनी सी चीज़ों में से आए हुए हैं, तो आपका इस पर से काम आराम से चल जाएगा।
नहीं, वाले पेपर थोड़ा सा अलग टाइप के है, तो अलग टाइप का, ये टॉपिक ही अलग टाइप का है, तो इसलिए इसको ढंग से थोड़ा सा याद करके जाना परीक्षा में, ताकि आपका कल्याण हो जाए। एक सवाल महत्वपूर्ण होता ही, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर ऑन कर लो। कभी कभी क्लासेस जो लाऊंगा मैं आपके लिए वो ऐसी होगी जो लीक से हट कर होगी, जो सब टॉपिक पढ़ते हैं। राजस्थान के संगीत में लोक कलाओं में हमने सब पढ़ते, शास्त्रीय संगीत को कम पढ़ते, वो लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।